मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर कक्षा 5वीं की आप पाठ्य पुस्तक देख रहे हैं। हम ऐसे बने परिसर अध्ययन भाग 2 कक्षा 5वीं की बात करेंगे हम। तो बच्चों, आज का पाठ है अश्मयुग पत्थर के हथियार पार्ट 2। तो बच्चों, पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 यानी स्टोन एज स्टोन टूल्स पार्ट 2 देखने वाले हैं। इस बच्चों, तो मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, हम आपको याद दिलाएं, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था अश्मयुग पत्थर के हथियार। हमने देखा था बच्चों कि आवश्यकता अनुसार हथियारों के आकार एवं प्रकार की बात की थी। यस, और उसके बाद बच्चों अश्मयुगीन हथियारों के संदर्भ में हमने थोड़ी चर्चा की हुई है। तो बच्चों, साधनों का चुनाव निम्न 4 बातों पर निर्भर करता है। तो बच्चों, हम पार्ट 1 थोड़ा सा रिवीजन करते हुए बढ़ेंगे। जिस द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स डिटरमाइन आवर चॉइस ऑफ टूल्स। तो बच्चों, ये जो 4, अगर हम बात करें बच्चों, जो 4 फैक्टर की बात करें, उसमें साधनों की उपलब्धता, न्यूनतम समय में न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग तथा अधिकतम परिणाम कारकता, इसके साथ बच्चों साधन का उपयोग करने के अभ्यास द्वारा प्राप्त कौशल। तो बच्चों, अगर प्राचीन काल के मानवों ने किस तरह से जो भी उपलब्ध संसाधन थे, ये साधन थे, उन साधनों का उपयोग किस तरह से किया। संसाधनों के संदर्भ की बात करें, न्यूनतम समय में न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग, अधिकतम परिणाम कारकता, इस बच्चों, और साधन का उपयोग करने के अभ्यास द्वारा प्राप्त कौशल। बच्चों, हमने आपको एक उदाहरण बताया था कि जमीन में चमचमाती वस्तु कोई अगर गड़ी हुई तो निकालने के प्रयास कौन करेंगे। तो सबसे पहले आसान सा प्रयास करेंगे, अगर वो सफल नहीं हुआ तो फिर उसके बाद और प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे। राइट, ये हमने पार्ट 1 में देखा हुआ था। तो ठीक है बच्चों, तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा हुआ है। हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों, चिंपांजी जैसे बानर भी बीजों अथवा कठोर छिलके वाले फलों को तोड़ने के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे। तो बच्चों, अगर हम बात करें कि किस तरह से जो चिंपांजी जैसे बानर भी, किस बच्चों, चिंपांजी जैसे बानर भी किस तरीके से इस जो कठोर छिलके वाले फलों को तोड़ने के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यस बच्चों, तो चलिए इसी संदर्भ में हमने कुछ और एग्जाम्पल्स आपको दिए थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से चिंपांजी जैसे बानरों ने पत्थरों का किस तरह से उपयोग किया। इस बीजों को निकालने के लिए यानी तोड़ने के लिए, जो फलों को तोड़ना है किस बच्चों, तो अगर उनके छिलके कठोर है तो किस तरह से पत्थरों का उपयोग वो किया करते थे। यस, इसकी चर्चा हमने पिछली बार की थी। बच्चों, हमने देखा था कि निरंतर सूक्ष्म निरीक्षण, प्रयोग और स्वभावगत कल्पना शक्ति के आधार पर लकड़ियों, टहनियों, हड्डियों और पत्थरों को तराशा जाए तो उनकी सहायता से कार्य अधिक अच्छे होते हैं। यह मानव के ध्यान में आया। तो बच्चों, मानव ने क्या किया, ये सब आपको याद दिलाएं। मानव ने सूक्ष्म निरीक्षण किया, प्रयोग किया, और इसके बाद बच्चों ये सूक्ष्म निरीक्षण किया, प्रयोग किया और देखा कि अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर देखा कि किस तरह से, चाहे लकड़ियों की, सूखी लकड़ियों की टहनियों की बात करें, हड्डियों की बात करें, या पत्थरों को तराश करके उनकी सहायता से जो कार्य किए जाएंगे तो परिणाम और अच्छे होंगे। तो ये मानव के ध्यान में आया। तो बच्चों, इस क्रम में हम और देखने का प्रयास करें। यस, यानी कुशल मानव के अवशेषों के साथ पत्थर के हथियार पाए गए, पर क्या कुशल मानव पत्थर के ही हथियार बनाता था। तो एक प्रश्न जिसकी हमने चर्चा की थी। यस बच्चों, जो हमने बात की थी होमो हैबिलिस की यानी कुशल मानव की। यस, तो यस, कुशल मानव के अवशेषों के साथ पत्थर के हथियार पाए गए, हमने इसकी चर्चा की। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना पड़ेगा, यानी कुशल मानव केवल पत्थर के हथियार बनाता था, ऐसा नहीं था। यानी बच्चों, वह अन्य वस्तुओं से भी हथियार बनाया करता था। तो इसकी चर्चा हमने पार्ट 1 में की हुई है।
पत्थरों और हड्डियों से बनाए गए हथियार, टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन्स एंड बोन्स। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी चर्चा हमने की थी कि पहला जो पत्थर के तोड़ू हथियार की बात करें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके बाद दूसरा देखिए तो आप रंदा आपको दिखाई दे रहा है, तीसरा गोलाकार बड़ा हथौड़ा दिखाई दे रहा है, चौथा है जैसे अगर बात करें पथरीले छिलके के तोड़ू हथियार, पांचवा हड्डी का सुआ, और यहाँ छठवां दिख रहा है सींग की कनक। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बच्चों पिछली बार हमने इसकी चर्चा की थी, हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अश्मयुगीन हथियार यानी स्टोन एज टूल्स के संदर्भ की अगर बात करें बच्चों, तो जिस कालखंड के हथियारों में प्रमुख रूप से पत्थर के हथियार पाए जाते हैं उस कालखंड को हम अश्मयुग यानी स्टोन एज कहते हैं। राइट, ध्यान रखिए। तो प्रमुखता से पत्थर के हथियारों का उपयोग किया गया, इसीलिए स्टोन एज इसे कहा जाता है। अश्म का अर्थ पत्थर होता है, ये आपको ध्यान रखना है इस बच्चों। तो हथियारों के आकार एवं प्रकार के आधार पर अश्मयुग का तीन कालखंडों में वर्गीकरण किया जाता है। यह बच्चों पुराश्म युग यानी ओल्ड स्टोन एज, मध्याश्म युग यानी मिडिल स्टोन एज, और तीसरा नवाश्म युग यानी न्यू स्टोन एज। तो बच्चों आपको याद होगा हमने इस पुराश्म युग की चर्चा की थी, और बच्चों उसी क्रम में आज हम मध्याश्म और नवाश्म युग यानी मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज को विस्तार से देखने वाले हैं। तो पुराश्म युग का वो पार्ट 1 में हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आपको आगे ले चलेंगे। तो चलिए पुराश्म युग की भी थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। तो बच्चों स्टोन यानी ओल्ड स्टोन एज की बात करें, पुराश्म युग की बात करें, तो पुराश्म युग के कुशल मानव एवं सीधी रीढ़ के मानव, इन दोनों ने आघात तकनीक से हथियार बनाए। इस बच्चों ध्यान रखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर होमो हैबिलिस की बात करें यानी कुशल मानव की बात करें, इसके बाद होमो इरेक्टस यानी सीधी रीढ़ के मानव की बात करें, तो इन दोनों ने आघात तकनीक से हथियार बनाए, ये ध्यान रखना है आपको। और बच्चों हम पुराश्म युग की अगर बात करें तो एक पत्थर दूसरे पत्थर पर पटक कर पत्थर के छिलके निकालने की क्रिया को आघात तकनीक कहते हैं। राइट, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक पत्थर दूसरे पत्थर पर पटक कर किस तरह से ये जो छिलके निकालने की जो क्रिया थी उसे आघात तकनीक कहते हैं। इस बच्चों तो देखिए स्क्रीन पर किस तरह से बाईं ओर आप देख पा रहे हैं कि प्राचीन काल में जो अगर बानरों की बात करें, चिंपांजी की बात करें, तो किस तरह से इसका उपयोग किया गया। इस पद्धति द्वारा पुराश्म युग के प्रारंभ में बनाए गए हथियार बेडौल और अनगढ़ थे। यस, यानी जो हथियार पुराश्म युग के बनाए गए थे बच्चों इस युग में वे बेडौल और अनगढ़ थे। यस, तो उसमें पर्याप्त अगर कहें सुडौलता की बात, सिमेट्रिकल या सुडौलता उसमें नहीं थी उतनी। तो चले बच्चों हम बात कर रहे हैं पुराश्म युग की। यस, तो कुशल मानव द्वारा बनाए गए तोड़ू हथियारों की अपेक्षा सीधी रीढ़ वाले मानव द्वारा बनाई गई कुल्हाड़ी और फरसा जैसे हथियार अधिक आकारबद्ध थे। तो बच्चों यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बड़े छिलकों से पुनः छोटे छिलके निकालना, फिर तोड़ू हथियार की बात करें, पत्थर के हथौड़े की बात करें, सांबर की सींग से बना हुआ हथौड़ा या छोटे छिलकों से महीन छिलके उतारने का प्रयास या हथकुल्हाड़ी बहुत चर्चित है। तो बच्चों इसका उपयोग पुराश्म युग में किस तरह से किया गया। यस बच्चों, तो सीधी रीढ़ वाला मानव हथियार बनाने से पहले मन में ये विचार करता था कि उस हथियार का आकार कैसा होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिए, जब हम होमो हैबिलिस की बात करते हैं यानी कुशल मानव की बात करते हैं, तो उसकी तुलना में जो सीधी रीढ़ वाला मानव अर्थात जो होमो इरेक्टस था वो विचार करता था कि हमारे हथियार का आकार किस तरह से होना चाहिए। तो इस तरह से जो क्रमिक विकास था जिस वो जो है यहाँ पर सीधी रीढ़ वाला मानव तुलनात्मक रूप में कुशल मानव की अपेक्षा अधिक कारगर सिद्ध हुआ दिखाई दे रहा है। हथियारों में सुधार होने से सीधी रीढ़ वाले मानव के भोजन में भी अधिक विविधता आई, क्योंकि उसके लिए छोटे बड़े विभिन्न प्राणियों का शिकार संभव हुआ। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्राणियों का जो अगर शिकार करने की बात करें, धीरे धीरे छोटे बड़े विभिन्न प्राणियों का शिकार करना सीधी रीढ़ वाला मानव अर्थात होमो इरेक्टस को संभव हो पाया। तो बच्चों इसमें प्रमुख रूप से अगर बात करें तो जो होमो इरेक्टस था अगर बात करें तो हिरन, खरगोश, जंगली भैंसा जिसे अरना कहते हैं, इस जैसे प्राणियों का समावेश था। तो इस तरह से इन तमाम जानवरों का शिकार जो है वो होमो इरेक्टस अर्थात सीधी रीढ़ वाला मानव किया करता था।
आइए बच्चों, इसी क्रम में और आगे हम समझते हुए प्रयास करें। शक्तिमान मानव की बात करें बच्चों, तो शक्तिमान मानव ने पत्थर के हथियार बनाने की तकनीक में अधिक उन्नत की। राइट, ध्यान रखिए बच्चों कि शक्तिमान मानव यानी उसी क्रम में अगर बात करें हम निएंडरथल मैन की बात करें बच्चों, तो उसने जो है अगर तकनीक की बात करें तो होमो इरेक्टस की अपेक्षा बच्चों उसकी तकनीक अधिक विकसित थी। और वह यानी हम पुरास मानव की बात शक्तिमान मानव की बात करें बच्चों, तो शक्तिमान मानव के हथियार धीरे धीरे और अधिक चिकने और पथरीले यूँ कहें कि तथा इसके साथ ही वो धीरे धीरे शक्तिमान मानव की जो हथियार बनाने की पद्धति थी वो बच्चों अधिक विकसित थी। और इसी क्रम में अगर हम बात करें बच्चों निएंडरथल मैन अर्थात अब शक्तिमान मानव के आगे की जो अगली कड़ी है वो है यस बच्चों बुद्धिमान मानव। तो बुद्धिमान मानव के जो प्रयासों की बात करें तो बुद्धिमान मानव ने और अधिक प्रयास किए। और इसके लिए बच्चों ये सब बात करें कि तमिलनाडु से कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक विभिन्न स्थानों पर जो हथियारों के अवशेष पाए गए हैं बच्चों, ये उससे पता चलता है कि किस तरह से जो बुद्धिमान मानव के प्रयास थे वो और भी अधिक कारगर सिद्ध हुए दिखाई देते हैं। यस बच्चों, तो मध्याश्म युग के पहले थोड़ी सी अगर हम बात करें बच्चों, यानी मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के समीप नर्मदा नदी के किनारे हथनोरा नाम का गांव है और वहां पर इसके अवशेष पाए गए हैं। हम बच्चों बात कर रहे हैं यस माने बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बुद्धिमान मानव की यस जो हथियारों की बात कर रहे हैं, यस इसी तरह से बच्चों इसके अलावा अफगानिस्तान श्रीलंका में भी पुराश्मयुगीन मानव के कुछ अवशेष पाए गए हैं। महाराष्ट्र में पुराश्मयुगीन स्थानों में नासिक के निकट गंगापुर और नेवासा के निकट चिरकी नेवासा बहुत प्रसिद्ध है। राइट बच्चों, तो चलिए गंगापुर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और चिरकी निवासा स्थान प्रवरा नदी के किनारे पर बसा हुआ। तो आइए बच्चों, आज हम विस्तार से देखने वाले हैं मिडिल स्टोन एज यानी मेसोलिथिक एज की हम बात करेंगे विस्तार से। तो स्क्रीन पर अगर हम आपको दिखाएं तो विस्तार से बच्चों आज का जो पार्ट है जिसमें हमारा मुख्य फोकस है, जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो इस मध्याश्म युग और नवाश्म युग के बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो बच्चों अगर मेसोलिथिक एज की बात करें, इस मिडिल स्टोन एज की हम बात करें बच्चों, मध्याश्म युग के बुद्धिमान मानव की प्रगति एक चरण और आगे बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो स्क्रीन पर बच्चों इसके पहले हमने जो चर्चा की होमो हैबिलिस की बात की, यस होमो इरेक्टस की बात की, निएंडरथल मैन की बात की, और बच्चों अब हम बात करें बच्चों होमो सैपियन की, यानी बच्चों यस बुद्धिमान मानव की बात कर रहे हैं यहाँ पर। किस तरह से बुद्धिमान मानव जिसने कुत्ते को मानव का अभ्यस्त कर लिया, यानी बच्चों यहाँ पर पालतूकरण की प्रक्रिया की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो बुद्धिमान मानव है, बुद्धिमान मानव ने किस तरह से कुत्तों का उपयोग, देखिए बड़े बड़े जानवरों के शिकार करने के लिए कुत्तों का भी उपयोग किया करते थे। क्योंकि पालतूकरण की दौड़ में बच्चों यस या कुत्तों की बात करें, घोड़ों की बात करें, ये तमाम और जानवरों को बुद्धिमान मानव ने पालतू बनाना शुरू कर दिया था। यस, तो ध्यान रखिए इसी क्रम में बच्चों, आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बुद्धिमान मानव शिकार के साथ साथ पशुपालन और प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले अनाज की कटाई भी करने लगे थे। तो बच्चों हमने चर्चा की थी, आपको याद होगा कि बुद्धिमान मानव किस तरह से अब केवल शिकार पर ही वासित नहीं रहा करता था बल्कि उसके साथ साथ पशुपालन भी किया करता था। यस बच्चों, जो जिन पशुओं को उसने पालतू बनाया था तो पशुपालन भी किया करता था और प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले अनाज यानी खेती की अगर बात करें बच्चों तो खेती करना भी उसने सीख लिया था। इसलिए जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले अनाज की कटाई भी करने लगा था, यानी प्रकृति में जो उत्पन्न होता था अनाज, इस बच्चों जो उसकी कटाई भी करने लगा था। तो इस तरह से बुद्धिमान मानव बच्चों जिस यहाँ पर इस संदर्भ में सक्षम हो पाया था और यही कारण था कि धीरे धीरे अब वह इस कुछ यानी वर्ष की कुछ कालावधि में एक स्थान पर बस्ती बनाकर रहने लगे थे। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी किस तरह से बस्ती हुआ करती थी और वे कुछ समय तक, वर्ष के कुछ समय तक एक स्थान पर वो स्थायी रूप से रह पाते थे। इसके बाद फिर वो जो है कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करते थे, यानी धीरे धीरे उनमें स्थायित्व आने लगा था। बुद्धिमान मानव की बात करें अगर
लिथिक एज की बात करें यानी मध्याश्म युग की बात करें तो बच्चों मध्याश्म युग में किस तरह से जो मानव धीरे धीरे अब तमाम जो पालतूकरण की प्रक्रिया के बाद जानवरों को पालतू बनाया था, तो पशुपालन इसके साथ साथ प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले अनाज की भी वो कटाई करने लगा था। बच्चों अगर बात करें लकड़ी अथवा हड्डी में खांचा बनाकर उसमें वह नाखून जैसे छोटे फल एक कतार में पक्के बिठाया करता था। इस तरह वह छुरी दराती जैसे औजार बनाया करता था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अगर बात करें प्रणालीदार सांचे की बात करें इस या परनारा सांचा की बात करें जो सूक्ष्मास्त्र के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा मध्य यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्याश्म युग की अगर बात करें तो यस यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों मध्याश्म युग के सूक्ष्मास्त्र और उनका बाण की नोक की तरह देखिए किया गया उपयोग किस तरह से ये करने लगे थे। इसके अलावा बच्चों सूक्ष्मास्त्र बिठाकर बनाई गई मध्याश्म युगीन दंतुर छुरी, तो देखिए ये दंतुर छुरी की बात करें यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रही है, और इसके साथ साथ हड्डियों से बनाए गए मध्याश्म युग के मछली पकड़ने के कांटे, ये देखिए इससे मछलियाँ पकड़ा करते थे मध्याश्म युग के मानव। यस, तो चलिए बच्चों इस क्रम में हम और आगे समझने का प्रयास करते हैं। भारत में अनेक स्थानों पर मध्याश्म युगीन अवशेष पाए गए हैं। इस बच्चों बात करें तो राजस्थान के बागौर, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, गुजरात के लांगजड़ और महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पाटड़े कुछ महत्वपूर्ण मध्याश्म युगीन स्थान की बात कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर बच्चों अगर चर्चित बात करें भीमबेटका की तो मध्य प्रदेश में जो आपको दिखाई दे रहा है ये काला स्थान, ये जो दिखाई दे रहा है काला मानचित्र, तो ये ही वह जो है कि भीमबेटका है। तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका, गुजरात के लांगड़ज और महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पाटड़े स्थान है जहाँ पर मध्याश्म युगीन इस स्थान की बात है, तो यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बच्चों आइए इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम बच्चों बात करें नवाश्म युग की यानी न्यू स्टोन एज की बात करते हैं। न्यू स्टोन एज यानी नियोलिथिक एज की बात करेंगे। तो बच्चों नियोलिथिक एज की अगर बात करें नवाश्म युग में घिसकर चिकने बनाए गए पत्थर के हथियार बनाए गए। राइट, ध्यान रखिए परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हम न्यू स्टोन एज की बात कर रहे हैं यानी नवाश्म युग की बात कर रहे हैं यानी नियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं। तो बच्चों नियोलिथिक एज में यानी नवाश्म युग में घिसकर चिकने बनाए गए पत्थर के हथियार बनाए गए, ये ध्यान रखना है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों हम नियोलिथिक एज की बात करें, नवाश्म युग के हथियारों की बात करें तो काफ़ी पैनापन आप देख सकते हैं। उस संदर्भ में कुछ और इमेज नीचे आपको दिखाई दे रही है। इस बच्चों तो इस कालखंड में नए ढंग के हथियार बनाए गए, अतः इस कालखंड को नवाश्म युग नाम दिया गया। तो बच्चों इसका नवाश्म युग नाम क्यों पड़ा, न्यू स्टोन एज जिसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस कालखंड में नए ढंग के हथियार बनाए गए, इसीलिए इस कालखंड को नवाश्म युग नाम दिया गया। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो हम बच्चों अध्ययन कर रहे हैं न्यू स्टोन एज यानी नियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं यानी नवाश्म युग। तो नवाश्म युग तक खेती और पशुपालन करना नियमित जीवन प्रणाली बन गई थी। तो स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख सकते हैं बच्चों अगर हम पशुपालन की बात करें, खेती की बात करें तो ये नवाश्म युग आते आते खेती और पशुपालन करना नियमित जीवन प्रणाली बन गया। इस तरह से नवाश्म युग में खेती करना तथा पशुपालन करना ये नियमित जीवन प्रणाली बन गई थी लोगों की। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से अगर हम बात करें पशुओं के या उपयोग की बात करें किस तरह से पशुओं का अपने लिए जो है उपयोग किया करता था मानव। शिकार करना, यस, तो अन्य प्राणियों का अपनी आवश्यकता के अनुसार शिकार करना। तो शिकार करने में देखिए किस तरह से अपने जो पालतू जानवर थे उनका इस्तेमाल किया करते थे। तो शिकार करना जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन न रहकर वह खेती और पशुपालन पूरक साधन बन गया। राइट, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बात करें कि इसके पहले बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से जो शिकार करके जीवन अपना व्यतीत करने वाला
यस, यहाँ वहाँ भटकने वाला मानव धीरे धीरे अब स्थायित्व पाने लगा और बच्चों अब वो शिकार पर ही निर्भर नहीं रहता, बल्कि वह खेती भी कर लेता है और पशुपालन करता है, और जिस तरह से खेती और पशुपालन का पूरक साधन उसका, यस, तो शिकार करना अब उसका प्रमुख साधन नहीं रह गया, बल्कि वह पूरक हो गया, यानी सप्लीमेंट्री हो गया। यानी पहले शिकार करता तभी वो खा पाता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पास विकल्प उपलब्ध हो गया है। यस, तो इसलिए अब जो है शिकार करना उसका प्रमुख साधन नहीं रह गया। तो चलिए बच्चों ध्यान रखिए, आइए इसी क्रम में हम और आगे अध्ययन कर लेते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें, भारत में अनेक स्थानों पर नवाश्मयुगीन संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। तो भारत में अनेक स्थानों पर नवाश्मयुगीन यानी न्यू स्टोन एज या न्यूलिथिक एज की बात करें इस बच्चों, तो अनेक स्थानों पर नवाश्मयुगीन संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। अगर बात करें बच्चों गंगा की घाटी में तथा दक्षिण भारत में भी नवाश्मयुगीन संस्कृति के अनेक स्थान प्रकाश में आए हैं। यानी बच्चों हम गंगा की घाटी की बात करें या दक्षिण भारत में चले जाएं तो दक्षिण भारत में भी नवाश्मयुगीन संस्कृति के अनेक स्थान प्रकाश में आए हैं। राइट बच्चों, तो हम आज बच्चों अध्ययन कर रहे थे, हमने आज मध्याश्मयुग और नवाश्मयुग के संदर्भ में देखा, और बच्चों आज हमने अश्मयुग यानी पत्थर के हथियार यानी स्टोन एज स्टोन टूल्स पार्ट 2, तो बच्चों पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 का अध्ययन हमने आज किया। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि चलिए आपने पाठ को समझ लिया है। आइए इसी क्रम में थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना भी है। तो पहला कथन है बच्चों, मध्याश्म युग में पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के कारण मानव जीवन शैली में बदलाव आने लगा। तो आप सोचिए बच्चों कि क्या ये कथन सत्य है। यस, याद कीजिए कि मध्याश्म युग में पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के कारण मानव जीवन शैली में बदलाव आने लगा। तो क्या ये कथन सत्य है बच्चों? आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस, ये कथन सत्य है। चलिए बच्चों इस क्रम में आगे देखिए एक दूसरा कथन। तो स्क्रीन पर ये देखिए दूसरा कथन है, नवाश्म युग में घिसकर चिकने बनाए गए पत्थर के हथियार नहीं बनाए गए। तो बच्चों याद कीजिए क्या ये कथन सत्य है? अगर कथन असत्य है तो इसे सत्य करके लिखना भी है। तो दूसरा कथन है, नवाश्म युग में घिसकर चिकने बनाए गए पत्थर के हथियार नहीं बनाए गए। तो क्या ये कथन सत्य है? तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, इसकी चर्चा हमने की थी। यह कथन असत्य है। तो बच्चों अगर कथन असत्य है तो इसको क्या करेंगे? इसको सत्य करना है। तो चलिए बच्चों सत्य कर लीजिए, इसे सत्य करके लिखना है। सत्य कथन, नवाश्म युग में घिसकर चिकने बनाए गए पत्थर के हथियार बनाए गए। इस बच्चों तो ध्यान रखना है, नवाश्म युग में घिसकर चिकने बनाए गए पत्थर के हथियार बनाए गए। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। अगला कथन है, ध्यान से देखिए, नवाश्म युग तक खेती और पशुपालन करना नियमित जीवन प्रणाली बन गई थी। तो क्या यह कथन सत्य है? नवाश्म युग तक खेती और पशुपालन करना नियमित जीवन प्रणाली बन गई थी। तो क्या यह कथन सत्य है? आपको बच्चों याद होगा, इसकी भी चर्चा हमने की थी, राइट। तो यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों एक कथन और ले लेते हैं। सो स्क्रीन पर देखिए एक कथन और, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। नवाश्म युग तक शिकार करना जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन न रहकर वह खेती और पशुपालन का पूरक साधन बन गया था। तो याद कीजिए क्या है कथन सत्य है? इसकी भी हमने चर्चा की थी कि नवाश्म युग तक शिकार करना जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन न रहकर वह खेती और पशुपालन का पूरक साधन बन गया था। बच्चों तो याद कीजिए इसकी चर्चा हमने की थी। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। यानी नवाश्म युग तक शिकार करना जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन न रहकर वह खेती और पशुपालन का पूरक साधन बन गया था। तो चलिए बच्चों लास्ट में एक कथन और देख लेते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए कथन सत्य है या असत्य।
अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, गंगा की घाटी में तथा दक्षिण भारत में भी नवास्मयुगीन संस्कृत के अनेक स्थान प्रकाश में आए हैं। तो बच्चों याद कीजिए, क्या ये कथन सत्य है? गंगा की घाटी में तथा दक्षिण भारत में भी नवास्मयुगीन संस्कृत के अनेक स्थान प्रकाश में आए हैं। तो क्या ये कथन सत्य है? तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, यस हमने इसकी चर्चा की थी। यस बच्चों, तो आपको ध्यान आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है, यानी गंगा की घाटी में तथा दक्षिण भारत में भी नवास्मयुगीन संस्कृत के अनेक स्थान प्रकाश में आए हैं। यस बच्चों, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ को अच्छे से समझ लिया है। तो चले बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और बच्चों खूब मेहनत से पढ़िए। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों, ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।